अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन क्या है? देखो, हमने फूड को डाइजेस्ट कर लिया था, यहाँ फूड डाइजेस्ट हो चुका है। कहाँ? स्टमक और इंटेस्टाइन में। यहां से फूड निकल के आएगा ब्लड में, तो ये ब्लड में है, ये ब्लड आ गया, ये मैंने ब्लड बना दिया, तो फूड कहाँ आ गया? ब्लड में आ गया। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था एसिमिलेशन। एसिमिलेशन नाम दे दिया। अब फूड जो है वो आ गया ब्लड के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब ब्लड के अंदर इस ग्लूकोज का होगा ऑक्सीडेशन, यहां से प्राप्त होगा CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन द्वारा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन द्वारा एनर्जी ऑब्टेन करना ही रेस्पिरेशन का मेन प्रोसेस है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ग्लूकोज से हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस, फिजियो मतलब फिजिकल। फिजिकल क्यों? क्योंकि हम ब्रीदिंग कर रहे हैं इस तरह से, जब ब्रीदिंग कर रहे हैं इस तरह से, तो फिजिकली हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, और केमिकल यहां चल रहा है, केमिकल प्रोसेस यहां चल रहा है। तो एक तरह की ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें एनर्जी लिबरेट होती है। तो इसके अंदर होता क्या है? एनर्जी लॉस होती है, यहां एनर्जी लॉस होती है। और क्या हो सकता है? ऑक्सीजन जो होती है वो अंदर बाहर होगी। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, तो ये सब रेस्पिरेशन के अंदर होगा। एक ऐसी फिजियोकेमिकल प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से एनर्जी लॉस होती है, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ये जो एनर्जी होती है वो एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में ये एनर्जी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में निकलेगी और ये स्टोर होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया से ही हमारी बॉडी को डिफरेंट वर्किंग के लिए, जब हम डिफरेंट वर्क करेंगे तो हमें एनर्जी की जरूरत होगी, तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया से वो एनर्जी हमको मिल जाती है। तो इस तरह से रेस्पिरेशन में एनर्जी बनी और माइटोकॉन्ड्रिया ने वो एनर्जी डिफरेंट वर्क में खर्च की। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइप दो हैं, 2 टाइप्स का होता है रेस्पिरेशन। तो पहला टाइप है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा टाइप है, पहला टाइप हो गया एरोबिक, और सेकेंड टाइप होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का हम दूसरा नाम लिख रहे हैं फर्मेंटेशन। क्या नाम लिख रहे हैं? फर्मेंटेशन। तो 2 तरह के रेस्पिरेशन हम पढ़ते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये क्या प्रोसेस होगी, थोड़ा उसका आइडिया लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन हायर एनिमल और प्लांट करेंगे। हायर एनिमल जैसे डॉग है, कैट है, ह्यूमंस है, एलिफेंट है, बड़े जितने एनिमल हैं
वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। यहां होता क्या है, ग्लूकोज इस जगह पर ग्लूकोज का होता है ऑक्सीडेशन और फाइनली ग्लूकोज कन्वर्ट होता है CO2 प्लस H2O में और लगभग 38 ATP एनर्जी, 38 ATP एनर्जी मतलब 686 किलो कैलोरी एनर्जी यहां से लिबरेट होती है ग्लूकोज से। तो इतनी एनर्जी लिबरेट हुई, हायर एनिमल में होगी, एयर की प्रेजेंस में होगी। यहां एयर का होना जरूरी है। तो एयर की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ और कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज, फाइनल प्रोडक्ट में प्राप्त हुआ आपको CO2 और वाटर और 38 ATP एनर्जी हमको यहां मिली। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहला पॉइंट ये एयर की एब्सेंस में होता है, एयर की एब्सेंस में होता है। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। लोअर एनिमल जैसे ईस्ट है, एस्केरिस बॉडी है, टैप वर्म है, हमारी मसल्स है, हमारी आरबीसी है, वो सभी एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन में आते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। फर्मेंटेशन के दो टाइप हम पढ़ते हैं, यहां भी हम दो टाइप में इसको डिवाइड करेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है इसकी भी दो कैटेगरी हम मानते हैं। एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक होता है एल्कोहलिक या एल्कोहल फर्मेंटेशन। तो दो तरह के फर्मेंटेशन मतलब दो तरह के एनारोबिक रेस्पिरेशन हमको पढ़ने हैं। दो तरह के एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ने होंगे हमको। तो देखते हैं डिटेल में एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब फर्मेंटेशन। ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये प्रोसेस होती है हमारी मसल्स के अंदर, ह्यूमन मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। क्या होता है इसमें, ध्यान सुनना। सबसे पहले ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है एयर की एब्सेंस में और बनता है पायरूवेट या कह सकते हो पायरूविक एसिड। इस प्रोसेस में ध्यान रखना ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन और पायरूवेट में होते हैं 3 कार्बन। तो इस ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को एक्चुअल में ये कंप्लीट होती है इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर कंप्लीट होती है। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है, मान लो ये सेल है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे हमने नाम दिया साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म में होती है और इसे प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहा गया है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। उसके बाद पायरूविक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है इन गोल्जी बॉडी, बात नहीं, गोल्जी बॉडी के अंदर। कहा, गोल्जी बॉडी के अंदर, और प्राप्त होता है लैक्टिक एसिड और साथ में लिबरेट होती है CO2 गैस। कौन सी गैस लिबरेट होती है? CO2 गैस। इस पूरी प्रोसेस में केवल 2 ATP एनर्जी बनती है।
तो एरोबिक में 38 एटीपी थी, जबकि एनारोबिक में 2 एटीपी। समझ में आ रहा है? तो यहां से ग्लूकोज से बना पायरुवेट, और पायरुवेट के ऑक्सीडेशन जो कि गोल्जी बॉडी में होगा बनेगा लैक्टिक एसिड। अच्छा, मसल में जब लैक्टिक एसिड बन जाएगा, मसल में जब लैक्टिक एसिड बन जाता है, ध्यान से सुनना, जब मसल में लैक्टिक एसिड बन जाएगा तो हमारी जो मसल्स हैं, जैसे ये मसल्स हमने मानी, अब इस मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ती चली गई। जब लैक्टिक एसिड की मात्रा इसमें बढ़ती है तो मसल्स जो है क्रैम्प हो जाती है, अंदर से मसल्स क्रैम्प हो जाएंगी, मतलब कुछ समय के लिए इसमें सूजन आ जाएगी और बहुत ज्यादा पेन होगा, मसल्स काम नहीं करेंगी, तो ये दर्द होता है। ओके, तो ये था आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। अब सोचो, जो लोग रनिंग करते हैं, ठीक है नहीं, उनके पैरों में, जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं उनकी हाथ पैरों में ज्यादा मात्रा में लैक्टिक एसिड बनने की वजह से उनकी मसल्स क्रैम्प हो जाती हैं और फिर बहुत तेज पेन होता है। अच्छा, एक होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसका क्या कंसेप्ट है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की थोड़ी बात करेंगे। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये होता है ईस्ट में। ईस्ट में कैसे होगा ये फर्मेंटेशन? इस जगह पर सबसे पहले ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा एयर की एब्सेंस में और प्राप्त होगा पायरुवेट या पायरुविक एसिड, और ये प्रोसेस होगी इन साइटोप्लाज्म। ओके, उसके बाद पायरुवेट से फर्दर ऑक्सीडेशन होगा इन गोल्जी बॉडी और फाइनली बनेगा एल्कोहल। क्या बन जाएगा? यहां एल्कोहल बन जाएगा। फाइनली यहां बनेगा एल्कोहल। ध्यान से सुनिए इस बात को। तो एल्कोहल बन जाएगा। अब जब एल्कोहल बन जाएगा यहां से, जब यहां से एल्कोहल बन जाएगा तो साथ में बनेगी थोड़ी सी CO2 गैस। ओके, तो ये प्रोसेस कहां हुई? गोल्जी बॉडी में। पायरुवेट से एल्कोहल बनने की इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्रेब्स साइकिल। ओके, डिटेल में नहीं पढ़ने, केवल नाम समझो। तो इस तरह से बनता है एल्कोहल, और खासकर इथेनॉल, इथाइल एल्कोहल C2H5OH। और इस प्रोसेस में भी बहुत ही कम एनर्जी, मतलब 2 ATP एनर्जी हमको मिलती है। तो ये था आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो कि ईस्ट की बॉडी में होगा। अगला टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर क्या होता है? तो जरा समझ दिए इसको। हमारी ये है नोज, इस तरह से नोज हो गई, इसमें इस तरह से होल होता है। ठीक है, देखो हमारी 2 नोज है, एक ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं नोज में इन छेदों को बोलते हैं, इन होल्स को बोलते हैं नॉस्ट्रेल। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रेल। इन होल्स को बोलते हैं नॉस्ट्रेल। ओके, अब यहां से एयर एंटर करेगी तो एयर के साथ थोड़ी बहुत डस्ट भी जा सकती है। तो उस डस्ट से बचने के लिए क्या होगा? नोज के अंदर इस तरह से हेयर्स होंगे। क्या होंगे? हेयर्स। जैसे ये हेयर्स है, इधर से भी आएंगे ऐसे। इनका काम होगा डस्ट के पार्टिकल को रोकना, डस्ट के पार्टिकल को रोकना। और इस जगह पर होती है एक ग्लैंड जिसको हम नाम देते हैं म्यूकस ग्लैंड।
यहां से सीक्रेट होता है एक लिक्विड जिसको बोलते हैं म्यूकस। इसको हम नाम देते हैं म्यूकस। क्या नाम देते हैं? म्यूकस नाम देते हैं। अब ये म्यूकस एक चिपचिपा मटेरियल होता है, विस्कस टाइप का। यहां से ये सीक्रेट हुआ। अब मान लो ये विस्कस मटेरियल है, तो इससे धूल मिट्टी के पार्टिकल चिपक जाएंगे, जो नोज के किनारे पर चिपक जाएंगे और यहां से एयर ऊपर की तरफ जाएगी। ओके, तो इस तरह से म्यूकस ने और हेयर्स ने डस्ट के पार्टिकल को रोका। अब हम बात करते हैं, यहाँ नोज में एक हड्डी होती है, बोन होती है, इस तरह से थोड़ी फोल्ड टाइप की। इस हड्डी को, इस बोन को बोलते हैं टर्बिनेट बोन। क्या बोलते हैं? टर्बिनेट बोन। और यहां से एयर इसे टकराते हुए इस तरह से जाती है। टर्बिनेट बोन से टकराते हुए जब एयर अंदर जाएगी तो वो गर्म हो जाती है, हॉट एयर। इससे क्या होगा? जब एयर थोड़ी गर्म हो जाएगी तो उसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया उस गर्मी से मर जाएंगे। ठीक है, और फाइनली यहां से नोज से ये मुंह में खुलेगा। ये माउथ हो गया, माउथ में नाक का हिस्सा खुला, और जहां ये खुला ये हिस्सा, इसको नाम दिया फेरिंग्स। तो यहां से एयर निकल के फेरिंग से होते हुए मुंह में आ जाएगी। तो इस तरह से फेरिंग्स एक कॉमन पाथ है माउथ का और नोज का। ठीक है, तो यहाँ फेरिंग्स के होते हुए, यहां से नोज से होते हुए एयर आई, हड्डियों से टकराते हुए फाइनली फेरिंग से होते हुए माउथ में चली गई। तो ये था नेजल चेम्बर। मुंह से डायरेक्ट एयर नहीं लेनी चाहिए क्योंकि डस्ट वगैरह चली जाएगी, इसलिए नोज से लेना ज्यादा सही होता है। नोज से लेना ज्यादा सही होगा। अब हम बात करते हैं फेरिंग से आगे विंड पाइप की। तो कल मैंने विंड पाइप समझाया था, आपको डिटेल में समझाता हूँ, न्यूट्रिशन में समझाया था विंड पाइप, फूड पाइप। वही कंसेप्ट यहाँ द्वारा लेते हैं। हमारे यहाँ दो पाइपें गली में, एक ये हो गया, एक ये हो गया पाइप। एक को नाम दिया मैंने फूड पाइप या गुलेट, और एक को मैंने नाम दिया विंड पाइप। इसका नाम है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसको हम बोलते हैं एपीग्लॉटिस। तो यहां से एयर अंदर एंटर करेगी इस तरह से, और यहां से एंटर करता है फूड। गलती से फूड यहां ना आ जाए इसलिए ये एपीग्लॉटिस का ढक्कन फूड को निकलते समय बंद हो जाता है। इस तरह से एपीग्लॉटिस का काम है फूड को विंड पाइप में जाने से रोकना। तो इस तरह से एयर यहां से होते हुए फाइनली जाएगी लंग्स में। फाइनली ये लंग्स में जाएगी यहां से एयर। अब लंग्स से पहले लैरिंग्स क्या है, ट्रैकिया क्या होता है, फिर लंग्स का डायग्राम क्या है, उसके बारे में हमको समझना है। हमारे पास एक हो गया विंड पाइप ग्लॉटिस, और एक हो गया फूड पाइप गुलेट, GULLET, टी है बेटा ये गुलेट। ओके, तो ये हो गया सही। अब हम बात करते हैं लैरिंग्स और ट्रैकिया क्या होती है। जैसे ये है आपका विंड पाइप इस तरह से, तो ए जगह पे मैंने एक ट्रायंगल सा बना दिया इस तरह से। ओके, उसके बाद ये पाइप जा रहा है इस तरह से। इस पाइप के अंदर इस तरह से इनकम्प्लीट रिंग बना दी। ठीक है, ये है इस तरह से। फिर इस तरह से ये ब्रांच में डिवाइड होगा, उसके बाद लंग्स होंगे। तो थोड़ा सा आइडिया देता हूं। विंड पाइप में ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है इसको बोलते हैं लैरिंग्स। साउंड बॉक्स भी कह सकते हो। इसे हम
एडम एप्पल भी कहते हैं। इससे साउंड जनरेट होती है। जो कंठ होता है, ये जगह पे देखो, यहाँ कंठ होता है एक, तो उसे लैरिंग्स, साउंड बॉक्स, एडम एप्पल कहेंगे। और इसका काम है साउंड को जनरेट कराना, साउंड डेवलप कराना। उसके बाद ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। तो ट्रैकिया एक पाइप है और इसमें इस तरह से इनकम्प्लीट, इस तरह से एयर ऐसे अंदर जा सकती है भाई। ये आप कहोगे सर ऐसे एयर आएगी, आपका दिमाग क्या चलेगा कि सर ऐसे एयर आएगी तो रुक गई। अरे भाई वो इस तरह से है, इस तरह से एयर जा रही है, तो एयर आ गई इस तरह से ट्रैकिया से। ट्रैकिया में इस रिंग को, ट्रैकिया में इस रिंग को मैं ऐसे बना देता हूं। ये जो रिंग है कुछ ऐसे है, ये रिंग को हम बोलते हैं कार्टिलेज की रिंग, कार्टिलेजियस रिंग। कार्टिलेज की बनी होती है ये रिंग, ये रिंग कार्टिलेज की बनी है। इस इनकम्प्लीट होती है, इनकम्प्लीट, पूरा सर्किल नहीं होता इसका, इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग है। और इसका काम क्या है, अगर ये नहीं होगी तो जैसे ये बॉल है, अब इसमें एयर नहीं होगी तो ये बॉल आपस में ऐसे चिपक सकती है, कलेप्स हो सकती है। तो अगर इसमें पहले से कोई लगी होगा पाइप इस तरह से, तो वो कलेप्स नहीं हो पाएगी, चाहे एयर हो या ना हो। तो कार्टिलेजिनियस रिंग का काम होता है टू प्रिवेंट कोलैप्स, टू प्रिवेंट कोलैप्स, COLLAPS। मतलब ये दोनों बॉल कहीं चिपक ना जाएं, इसलिए इसके बीच में इनकम्प्लीट कार्टिलेज की रिंग पाई जाती है, इनकम्प्लीट कार्टिलेज की रिंग पाई जाती है। ओके, यहां के बाद ये जो हिस्सा है, ये वाला, इसे बोलते हैं ब्रोंकी। ब्रोंकी से इस तरह से लंग्स के अंदर बहुत सारी, ये लंग्स है इस तरह से बहुत सारी लाइंस खुल जाएंगी, इनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल। अब यहां के बाद हमको पढ़ना है लंग्स के बारे में। ये लंग्स है, तो हमें पढ़ना है लंग्स कैसा दिखता है अंदर से, इसके बारे में आइडिया लेना होगा। ये है हमारे पास कुछ रफली डायग्राम लंग्स का, तो ध्यान दो। ये है आपकी ट्रैकिया, ट्रैकिया में इनकम्प्लीट रिंग, ये ब्रोंकी, यहां से ये इस तरह से खुल जाएंगी लाइंस, इनको बोलेंगे ब्रोंक्यूल। ये आपका लेफ्ट लंग्स है और ये आपका राइट लंग्स है। तो दो लंग्स हो गए, राइट लंग्स और ये हो गया लेफ्ट लंग्स। ओके, इन लंग्स के चारों तरफ इस तरह से मेम्ब्रेन होती है, दोनों में होगी, मैं किसी एक में बना देता हूं। ये मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम प्लूरल मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक लिक्विड भरा होगा, इस लिक्विड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड का काम होता है लंग्स को मॉइस्चर देना, लंग्स को मॉइस्चर देने का काम प्लूरल फ्लूइड करता है। ओके, तीसरा पॉइंट, जो राइट लोब लंग्स है वो 3 टुकड़ों का बना होता है। ये फर्स्ट टुकड़ा हो गया इस तरह से, ये सेकंड टुकड़ा हो गया, ये थर्ड, 3 टुकड़ों का बना होता है जिनको हम लॉब कहते हैं। तो राइट में 3 लॉब्स होते हैं। जो आपका लेफ्ट लंग्स होता है, मैंने यहां रफली बना दिया, इसमें 2 टुकड़े होते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो इसमें 2 लॉब्स होते हैं। लेफ्ट में 2 लॉब्स होते हैं और राइट में 3 लॉब्स। अच्छा, लेफ्ट लंग्स में ये गड्ढा है, इस गड्ढे को हमने नाम दिया, ये देखो गड्ढा है, ये देखो,
इस गड्ढे को हम नाम देते हैं कार्डिक नॉच, जो केवल लेफ्ट में होगा, राइट में नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस जगह पर हमारा हार्ट धसा होता है, इसलिए गड्ढा सा दिखाई देता है। तो लेफ्ट लंग्स में थोड़ा गड्ढा सा होता है, जिसे हम कार्डिक नॉच कहते हैं। अच्छा, हमारी ये बॉडी है, इस तरह से यहां बनाता हूं, ये इस तरह से बॉडी पार्ट है, इसमें एक प्लेट होती है, डायाफ्राम प्लेट। इस वाली कैविटी को बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी। और यहां होते हैं लंग्स। तो लंग्स कहां पाए जाते हैं? थोरेसिक कैविटी में लंग्स पाए जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ा और आगे की। हमारे पास यहां लेफ्ट लंग्स में 2 लॉब होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड 2 लॉब। कार्डिक नॉच हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं यहां इस जगह पर इस तरह से गुब्बारे टाइप के, इसको बोलते हैं हम एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई हमारे लंग्स में एल्वियोलाई पाए जाते हैं। लंग्स में क्या पाए जाते हैं? एल्वियोलाई, AL ये डाल दो यहां से, एल्वियोलाई पाए जाते हैं। ये गुब्बारे जैसे बैलून लाइक होते हैं। इनकी बॉल काफी थिन होती है, थिन बॉल के होते हैं ये, और ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। जितना ये थिन होगा उतना ही सरफेस एरिया को ये 100 मीटर स्क्वायर टाइम्स बढ़ा लेते हैं। और ने बात बंद कर लेगा। और इसमें एक विशेष बात, जो एल्वियोलाई होती है उसके ऊपर, जो एल्वियोलाई होती है उसके ऊपर इस तरह से ब्लड कैपिलरी होती है, ब्लड की कैपिलरी होती है। और यहाँ एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में चली जाती है। तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहाँ जाती है? ब्लड में। जैसे ये एल्वियोलाई है, ये ब्लड कैपिलरी है, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल के एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन चली जाती है बाय डिफ्यूजन। तो एल्वियोलाई का काम होता है ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुंचाना।